130। पॉइंट नंबर ओ, पॉइंट नंबर ओ, ये फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर के लिए है सेल और एडवर्टाइजमेंट 500 और 280। आंसर इसका बनेगा सेल लेस एडवर्टाइजमेंट, लोअर ऑफ एक्चुअल एडवर्टाइजमेंट कितनी है 280, या कितने परसेंट है 10% ऑफ सेल, that is 50, which is lower 50। तो आप किस पे टैक्स देंगे 450 पे, नोट करें। ये फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर के लिए है। जी पढ़ें पेज 30, पेज 130.0। और उधर हो जाए, एंड तक मसला रहेगा वरना। पॉइंट ओ, एनी एक्सपेंडिचर एक दफा पढ़ लें। Any expenditure in respect of sales promotion, advertisement and publicity in excess of 10% of turnover, turnover का मतलब है sale, in excess of 10% of sale paid by a pharmaceutical manufacturer। तो मेरे भाई फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट किया करते थे। फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट किया करते थे। उनकी एडवर्टाइजमेंट को डिस्करेज करने के लिए ये पॉइंट आया कि आप अपनी एडवर्टाइजमेंट को रिस्ट्रिक्ट करें। भाई इस रो में जगह बनवा देंगे, और एंड पे हो जाए, और एंड पे हो जाए, और जी भाई लेट क्यों हो रहे? कब खत्म हुआ है? जी बताता हूँ, पेज 130।
आ जाओ फर्स्ट रो में। जी भाई, जो हजरात लेट आए हैं अटेंटिव हों, अभी तक हमने क्या पढ़ा है? इधर देखें, एक फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर है, इधर देखें, जो दवाइयां बनाकर बेचता है। दवाइयां बनाने वाले बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट किया करते थे। गवर्नमेंट ने इसको रोकने के लिए एक पॉइंट बनाया। दवाइयां बनाने वाले डॉक्टरों को बाहर के मुल्कों में भेजते थे सैर कराने के लिए। तो एक दवाइयां बनाने वाली कंपनी की सेल है 500 और एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है 280। गवर्नमेंट ने इसको रोका और कहा खुदा का खौफ करो, 500 की सेल है, 280 की एडवर्टाइजमेंट है, लूट मचाई हुई है तुमने। तो फिर इसके लिए रूल बन गया लोअर ऑफ, सेल में से लोअर ऑफ, एक्चुअल एडवर्टाइजमेंट 280 और 10% ऑफ 500, लोअर ऑफ माइनस करने की इजाजत है। जो लेट आए हैं बाद में नोट किसी और से देख के कर लीजिएगा। पॉइंट ओ पढ़ें और आगे मूव करें। पॉइंट ओ पढ़ लें। एनी एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स प्रमोशन, पेज 130 सफ़े का एंड। एनी एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी exceeding 10% of sale paid by a pharmaceutical manufacturer. Okay. जी, अब आप हजरात ने 2-3 मिनट बड़ी तसल्ली से देने हैं। 2-3 मिनट बड़ी जी मोहतरम। जी भाई, टाइम पे आना था ना, दें आप जल्दी इनको बैग जिधर भी है इनका। लेट्स स्टार्ट, रिवीजन शुरू करें। पेज 128 पे आए, पेज 128 जी, सेकंड रो में आ जाएं और कल से टाइम पे आया करें। पेज 128 सेक्शन 21, ऑडियो रिकॉर्डिंग भी आप ऑन कर सकते हैं। ये सेक्शन 121 बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल बनते हैं, इसलिए मैं सारा रिवाइज कराने लगा हूँ। सेक्शन 21 का ए, तसल्ली से बात सुननी है। 21 का ए, टैक्सेस दो किस्म के हैं, एक वो जो बिजनेस प्रॉफिट्स पे दिए जाते हैं और एक वो जो बिजनेस प्रॉफिट्स पे नहीं दिए जाते। बिजनेस प्रॉफिट्स पे जो टैक्स दिया जाता है वो सिर्फ एक ही है, उसका नाम है इनकम टैक्स, जो पेज 34-35 पे रेट दिए हुए हैं। तो वो जो बिजनेस प्रॉफिट्स पे टैक्स दिया जाता है उसका नाम है इनकम टैक्स, ये माइनस करने की इजाजत नहीं है। इसके अलावा 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20 जितने भी टैक्सेस हैं वो सारे माइनस करने की इजाजत है, क्योंकि वो बिजनेस प्रॉफिट्स पर नहीं दिए जाते। चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स हो, टोकन टैक्स हो, जो भी नया टैक्स आ जाए पेपर में, वो माइनस करने की इजाजत है। बस एक टैक्स माइनस करने की इजाजत नहीं, इनकम टैक्स। अगला सफा, पॉइंट सी, एम्प्लॉयर के, बिजनेसमैन के लिए ये जरूरी है कि सैलरी पे, रेंट पे, कमीशन देते हुए टैक्स काटे। अगर टैक्स काट ले तो पेमेंट अलाउड है, अगर टैक्स ना काटे तो पेमेंट अलाउड नहीं है, एक्सपेंस अलाउड नहीं है। हाँ, इसमें एक बात है, परचेजेस में थोड़ी गुंजाइश है। परचेजेस 20% डिसअलाउ हो जाएंगी और 80% परचेजेस अलाउ हो जाएंगी। हाँ, आखिरी बात एक और लिखी हुई थी कि अगर आप टैक्स काटना भूल गए और गवर्नमेंट ने उस बंदे से डायरेक्ट टैक्स ले लिया तो भी एक्सपेंस अलाउ हो जाएगा। सीए भी बिल्कुल इसी तरह का पॉइंट था, इसी देखें, सीए भी बिल्कुल इसी तरह का पॉइंट था, लेकिन ये था उन लोगों के लिए जो सेल्स टैक्स की 3rd शेड्यूल वाली चीजें बेच रहे हैं। तो ये भी पेपर में टेस्ट होने का न्यूमेरिकली चांस नहीं है इतना। जो लोग सेल्स टैक्स की 3rd शेड्यूल वाली चीजें बेच रहे हैं उनके लिए रिस्ट्रिक्शन थी, लेकिन उनके लिए रिस्ट्रिक्शन कमीशन के लिए थी, ना कि एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो कमीशन के लिए उनके लिए रिस्ट्रिक्शन थी कि कमीशन उनको अलाउ होगा लोअर ऑफ, लोअर ऑफ क्या, एक्चुअल या 0.2% ऑफ सेल, 0.2%, 10% नहीं। ओके, पॉइंट डी, इंटरटेनमेंट माइनस करने की इजाजत है, लेकिन अगर इंटरटेनमेंट लिमिट्स क्रॉस कर रही हो फिर माइनस करने की इजाजत नहीं। बी के पॉइंट 1 में ए बी सी डी ई दिया हुआ है, ये सारे माइनस करने की इजाजत है। ओके, पॉइंट ई और एफ। ई में कहा था अगर फंड अनरिकग्नाइज्ड है तो नॉट अलाउड, एफ में कहा था रिकग्नाइज्ड है और रिटायरमेंट के टाइम पर आप अरेंजमेंट्स ऐसे करके बता दें कि हम टैक्स काटेंगे तो फिर रिकग्नाइज्ड अलाउड है।
जी में पढ़ा था फाइन टू गवर्नमेंट वगैरह नॉट अलाउड है, बाकी फाइन्स अलाउड है। एच में पढ़ा था घर के खर्चे भी बिजनेस में से माइनस नहीं हो सकते। जे में पढ़ा था पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को सैलरी वगैरह, ब्रोकरेज वगैरह, या पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर से लोन लेके उसको इंटरेस्ट पे करे तो पार्टनर बिजनेस का ओनर है, ओनर को दिए हुए पैसे बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है। नेक्स्ट, पॉइंट एल पे काफी तफसील से बात हुई थी, अब मैं नहीं कर रहा। पॉइंट एम में पढ़ा था कि सैलरी अगर 15,000 से ऊपर की है और आपने क्रॉस चेक के अलावा या उसके अकाउंट में ट्रांसफर करने के अलावा आपने उसको पे की तो वो नॉट अलाउड है। ओके, एन में हमने पढ़ा था कि फर्नीचर और मशीन खर्चा नहीं है बल्कि इनकी डेप्रिसिएशन एक खर्चा है। और पॉइंट ओ में हमने पढ़ा था कि फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स को एडवर्टाइजमेंट लोअर ऑफ करके माइनस करने की इजाजत है। जी, अगले सफे पे जो डब्बे बने हुए हैं वो हम कभी ना कभी पढ़ेंगे, इनको यूज करेंगे। जी हाँ, पॉइंट एफ में आए, भाई सवाल पूछ रहे हैं पेज 129 पे, कंट्रीब्यूशन टू एनी प्रोविडेंट और अदर फंड। अदर से मुराद वो बाकी हो जाएंगे ना, पेंशन वाला, ग्रेचुटी वाला, सुपरनेशन वाला। जी बिल्कुल, सारे रिकग्नाइज्ड हो, क्योंकि अनरिकग्नाइज के लिए ई वाला पॉइंट है। पेज 131 डेप्रिसिएशन, सेक्शन 22। For the purpose of depreciation, हमारे जो टेंजिबल एसेट्स है वो दो किस्म के होंगे। एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट, एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट्स और अदर्स। एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट्स और अदर्स। अदर्स में आएगा फर्नीचर, सेकेंड हैंड प्लांट परचेज्ड फ्रॉम पाकिस्तान और व्हीकल। और बिल्डिंग। एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट्स में इनको कहते हैं नॉट एलिजिबल। एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट्स के अंदर अदर्स आ जाएंगे। अदर्स क्या? इनके अलावा वाले, इनके अलावा वाले। तो आमतौर पे अगर आपके सिलेबस के एतबार से बात करें तो फिर इसमें आता है न्यू प्लांट। सेकेंड हैंड प्लांट इधर है तो न्यू प्लांट इधर आ जाता है। ओके, एलिजिबल फॉर व्हाट? एलिजिबल फॉर व्हाट? पहला साल होगा जो एसेट की लाइफ का, पहला साल होगा जो एसेट की लाइफ का, तो हम इसको 2 दफा डिप्रिशिएट करेंगे। बस ये मतलब एलिजिबल का। एलिजिबल फॉर, किधर देख रहे हो? एलिजिबल फॉर 2 डेप्रिसिएशंस। फर्स्ट ईयर में 2 डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। इनिशियल अलाउंस, पहले का नाम होगा इनिशियल अलाउंस और दूसरी का नाम होगा
नॉर्मल डेप्रिसिएशन। पहली का नाम होगा इनिशियल अलाउंस और दूसरी का नाम होगा नॉर्मल डेप्रिसिएशन। ओके, सेकेंड ईयर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इसमें हम सिर्फ इसको नॉर्मल डिप्रिशिएट करेंगे और जो एसेट्स नॉट एलिजिबल हैं उनको पहले साल भी डिप्रिशिएट करेंगे और दूसरे सालों में भी सिर्फ डिप्रिशिएट करेंगे। तो अब बात क्या पता चली, जो एसेट एलिजिबल है, एलिजिबल फॉर व्हाट, दैट इज एलिजिबल फॉर 2 डिप्रिसिएशंस इन फर्स्ट ईयर। पहली डिप्रिसिएशन का नाम, दूसरी डिप्रिसिएशन का नाम, और अगले सालों में फिर दोबारा इनिशियल अलाउंस सिर्फ इनिशियली दिया जाता है, अगले सालों में से नॉर्मल तरीके से डिप्रिशिएट करेंगे। बट इफ एसेट इज नॉट एलिजिबल तो क्या करेंगे, पहले साल भी नॉर्मल डिप्रिसिएशन, दूसरे सालों में भी नॉर्मल डिप्रिसिएशन। चलेंगे, ये भाई सेकंड लास्ट रो में जगह बनाएंगे, बैग बनाएंगे, एक ही जगह बनाएंगे। कौन सी जाओगे? जी फर्स्ट रो के एंड पे किसने आना है तो आ जाए आखिर से। जी इधर आए ना, इधर जगह बनाए, ये बैग उठाया तो इधर हो ना। जी टैक्स वाले खुश होते हैं कुछ एसेट्स के खरीदने पे और कहते हैं अगर आपने खरीदा तो पहले साल हम 2 दफा डेप्रिशिएट करने देंगे। एसेट्स को खरीदना इनकरेज करते हैं, किराए पे लेना डिस्करेज करते हैं। ओके स्टार्ट करें जी। पेज 132, डेप्रिशिएबल एसेट। अभी एलिजिबल नॉट एलिजिबल की हम बात नहीं करें, अभी से डेप्रिशिएबल एसेट की बात करें। डेप्रिशिएबल एसेट मीन्स एनी टेंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी। Depreciable assets means any tangible movable property, immovable property other than unimproved land। unimproved land होती है दलदल,
जिस लैंड से आप कुछ भी नहीं ले सकते, इसको क्या डिप्रिशिएट करना? डेप्रिशिएबल एसेट मीन टेंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी और अ स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट। स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट होती है सड़क वगैरह, और अ स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट, आए में तो लिखते रहे साथ साथ, और अ स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी ओन्ड बाय अ बिजनेसमैन, ओन्ड बाय अ बीएम बिजनेसमैन। जी मिसाल ले लेता हूं, अभी आप एलिजिबल नॉट एलिजिबल के चक्कर में ना पड़े, मिसाल ले लेता हूं फर्नीचर। फर्नीचर को भी तो डेप्रिशिएट करना है ना। इट इज अ नॉर्मल यूजफुल लाइफ एक्सीडिंग 1 ईयर। फर्नीचर की लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है। फर्नीचर इज लाइकली टू लूज वैल्यू एज अ रिजल्ट ऑफ नॉर्मल वियर टियर और ऑब्सोलिसेंस। बैठने से फर्नीचर बैठ जाता है। एंड इज यूज्ड होली और पार्टली इन डिराइविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस, या वो सारा बिजनेस में यूज हो रहा है या थोड़ा सा बिजनेस में यूज हो रहा है। ओके कई दफा ऐसा होता है, ये टैक्स में ही होता है, अकाउंटिंग में कभी नहीं ऐसा होता। कई दफा ऐसा होता है, आपने एक एसेट परचेज किया, उसकी कॉस्ट थी ₹30 मिलियन। मिसाल के तौर पे आपने मशीन परचेज की जिससे बिजली बननी थी। अब गवर्नमेंट आपसे इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई, गवर्नमेंट ने कहा ना इनिशियल अलाउंस, ना डेप्रिसिएशन, ना कुछ, सब्र, तुम मजे करो। ऐसा करो, पहले साल में एक्सपेंस में डाल दो फुल पूरा 30 एक्सपेंस में डाल दो। एक्सपेंस में डाल दो का क्या मतलब है? 100% डिडक्शन ले लो पहले साल ही। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाएंगे? सेल माइनस सैलरीज माइनस रेंट माइनस एसेट मशीन माइनस मशीन इज इक्वल टू प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या, बल्कि उल्टा लॉस आ जाएगा। वो लॉस आ जाएगा, हमें टैक्स ही नहीं देना पड़ेगा। गवर्नमेंट हमसे इतनी खुश हुई कि हमें इतना बड़ा 30 मिलियन पूरा खर्चे में डालने दिया। अकाउंटिंग की क्लास में ये ब्लंडर है और टैक्स की क्लास में इसकी इजाजत है। लेकिन एक बात सुन लें, टैक्स में भी अभी तक इसकी कोई मिसाल नहीं है। अभी तक पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ऐसा बेनिफिट कभी नहीं दिया। तो एकदम एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं इससे और प्रॉफिट कम हो जाता है। इसकी इजाजत है लॉ में, लेकिन फिलहाल लॉ में मिसाल इसकी कोई नहीं है। अच्छा, ऐसे एसेट को हम डेप्रिशिएट भी करेंगे फिर अगले सालों में दोबारा? नहीं, फिर खरीदते ही कहां डाल देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में। जब खरीदते ही प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देंगे, फिर अगले सालों में डेप्रिशिएट भी करेंगे। अच्छा, क्या इसका फिर नाम होना चाहिए डेप्रिशिएबल? हाँ, डेप्रिशिएटेड इसका नाम भाई फरमारे होना चाहिए, लेकिन डेप्रिशिएबल नहीं होना चाहिए। अच्छा, पहले मैं बात पढ़ता हूं फिर नोट कीजिएगा। बट शेल नॉट इंक्लूड, बट शेल एनी प्रॉपर्टी फॉर विच 100% कॉस्ट, फुल कॉस्ट का क्या मतलब है? 100% कॉस्ट। एनी प्रॉपर्टी फॉर विच 100% कॉस्ट इज अलाउड एज, किस साल? इन द ईयर ऑफ परचेज, खरीदने के साल में। खरीदने के साल में फुल डिडक्शन हो गया, नोट कर लें। Okay, but shall not include
एनी प्रॉपर्टी फॉर विच 100% कॉस्ट इज अलाउड एज एक्सपेंस इन द ईयर ऑफ परचेज। अच्छा जी, स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट्स क्या होती हैं वो मैंने कहा सड़क वगैरह पढ़े। स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स बिल्डिंग, रोड, ड्राइववे, कार पार्क, रेलवे लाइन, ब्रिज, टनल, एयरपोर्ट, रनवे, कैनाल, जंगला, वाटर और सीवरेज पाइप, ड्रेनेज, लैंडस्केपिंग और डैम। चलें, ये डेफिनेशन है, आपने याद करनी है मुझे क्या। एक बंदा बिल्डिंग से गिरा, रोड पे गया, आगे ड्राइववे आ गई, कार पार्किंग से होता हुआ रेलवे लाइन से जब गया तो आगे ब्रिज आ गया, ब्रिज में से टनल में निकल के एयरपोर्ट रनवे में भागता हुआ जंगले में फंसा, नीचे फेंस और वाटर सीवरेज पाइप से ड्रेन होता हुआ डैम में जाके रुका। तो अच्छा जी, तो इट इज स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट, इसको भी डिप्रिशिएट करेंगे। अगली दो लाइनें आई डोंट नो व्हाई ये दो लाइनें आपके सिलेबस में क्यों हैं, मेरा नहीं ख्याल ये टेस्ट होंगी, ये कभी आने का चांस है। एक इस्लामिक बैंक है और मिसाल के तौर पे रॉयल फैन है, इन्होंने मुशारका का अरेंजमेंट किया। मुशारका का अरेंजमेंट ये होता है कि ये लीज नहीं है, लीज में तो होता है, मैंने लीज में बताया था, बैंक एसेट खरीदता है, सारे पैसे देता है, फिर आप थोड़े थोड़े करके देते हैं। इसमें ये होता है कि दोनों आधे आधे पैसे डालते हैं, दोनों आधे आधे पैसे डालते हैं, आधे आधे पैसे डाल के दोनों खरीद लेते हैं एसेट। और जब दोनों आधे आधे पैसे एसेट डाल के खरीद लेते हैं तो ऐसी सूरत में सवाल ये पैदा होता है डिप्रीशिएट कौन करे। पैसे दोनों ने आधे आधे डाले हुए एसेट के लिए, तो डिप्रीशिएट कौन करे, पढ़ लें। इन केस अ डेप्रीशिएबल एसेट इज जॉइंटली ओन्ड बाय अ रॉयल फैन, इज जॉइंटली ओन्ड बाय रॉयल, लिख लिया करें, कुछ नहीं होता, अगर आगे हैं तो सही तरह कर लेना सीए। इन केस ऑफ अ डेप्रीशिएबल एसेट इज जॉइंटली ओन्ड बाय रॉयल फैन एंड एन इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो कौन सा हो, लाइसेंस्ड बाय स्टेट बैंक और एसईसीपी। अरेंजमेंट कौन सा है, ड्यू टू अरेंजमेंट ऑफ मुशारका फाइनेंसिंग, ब्रैकेट वाली बात काट दें, ड्यू टू अरेंजमेंट ऑफ मुशारका फाइनेंसिंग द एसेट इज कंसिडर्ड एज होली ओन्ड बाय टैक्स पेयर बाय रॉयल फैन। इस बात के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, आगे लिखें कॉन्सिक्वेंसेस जी। क्या फायदा होगा इस अजम्पशन के लेने का, बोलें। हाँ, नाउ रॉयल फैन विल डिप्रिशिएट इट, अब रॉयल फैन इसको डिप्रिशिएट करेगा जी। एक दो नंबर का पेपर में सवाल आ सकता है कि अगर एक एसेट इस्लामिक बैंक ने भी खरीदा है और थोड़े से पैसे टैक्स पेयर ने भी डाले हैं तो डिप्रिशिएट कौन करे, तो आप क्या कहेंगे, इट विल बी एज्यूम्ड एज, लिखा हुआ है कुछ, इट विल बी एज्यूम्ड एज या कंसिडर्ड एज होली ओन्ड बाय टैक्स पेयर, देयरफॉर टैक्स पेयर विल डिप्रिशिएट इट, इसलिए टैक्स पेयर डिप्रिशिएट करेगा। दोनों ने 50-50% पैसे डाले, 50% पैसे इसने डाले और 50% पैसे इसने डाले, दोनों ने 50-50% पैसे डाले। अब डेप्रिशिएट रॉयल फैन ही करेगा। A depreciation deduction shall be allowed on depreciable assets used by person। जी भाई, अकाउंटिंग में तो ये होता था ना, अवेलेबल फॉर यूज है तब से डेप्रिशिएट शुरू कर दें, यानी खरीद लिया है अभी इस्तेमाल शुरू नहीं किया फिर भी डेप्रिशिएट शुरू कर दें। टैक्स में इस तरह नहीं है, टैक्स में आपने कब से डेप्रिशिएट करना शुरू करना है, जब से आप एसेट को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ये शर्त है। A depreciation shall be allowed on depreciable assets
यूज्ड बाय पर्सन, जो आप यूज कर रहे हैं। यूज जरूरी है, यूज इस्तेमाल करेंगे तो डिप्रिशिएट करेंगे। द डिप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड by applying the percentage on the opening WDV of the, जी depreciation WDV पे रेट लगा के निकलेगी या कॉस्ट पे WDV पे। फॉलोइंग आर द रेट्स। बिल्डिंग का रेट 10%। अच्छा ये रेट अब आपने याद कर लेने हैं, वैसे पेपर में दिए होते हैं। फर्नीचर का रेट, प्लांट का रेट, प्लांट जनरल यानी किसी भी मकसद के लिए यूज हो रहा है, मोटर व्हीकल का रेट, जहाज़ों का रेट, टेक्निकल एंड प्रोफेशनल बुक्स जो लाइब्रेरीज में पड़ी होती हैं, इनका डेप्शन रेट 15%। ये WDV मेथड है, ऊपर पढ़ लिया हमने। कंप्यूटर एंड अलाइड आइटम्स, उससे मिलती जुलती चीज़ें यानी चूहा वगैरह, इंक्लूडिंग प्रिंटर, मॉनिटर एंड IT रिलेटेड प्लांट। और ऐसा प्लांट जिससे कंप्यूटर बनता है वो प्लांट 30% एप्रिशिएट होगा, वरना बाकी प्लांट 15% होंगे। एयरक्राफ्ट एरो इंजन का सवाल कहां से आना है पेपर में, इसको छोड़ें। अच्छा अब याद कर लें रेट जी। बिल्डिंग के लिए 10, कंप्यूटर के लिए 30, बाकी सबके लिए 15। बस याद कर लें, बोलें 10 कंप्यूटर के लिए 30 और बाकी सबके लिए 15। और किसके ऊपर डेप्रिशिएट करने, स्ट्रेट लाइन पे या WDV मेथड? WDV मेथड पे। ये किसके रेट हो गए? डेप्रिसिएशन के। ये किसके रेट हो गए? ये किसके रेट हो गए? डेप्रिसिएशन के। हमें ये तो डेप्रिसिएशन के रेट हो गए ना, हमें किसके रेट चाहिए? इसके साथ साथ इनिशियल अलाउंस के रेट भी चाहिए। हमें इसके साथ साथ किसके रेट चाहिए? इनिशियल अलाउंस के रेट भी चाहिए। तो इनिशियल अलाउंस का रेट भी अगले सफ़े पे दिया हुआ है, वो मैं आपको सिर्फ पढ़ा देता हूं अगले से अगले सफ़े पे। पेज 134 पॉइंट नंबर 1। पेज 134 पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 में एक जगह लिखा हुआ है 25% फॉर प्लांट एंड मशीनरी। 25% फॉर प्लांट एंड मशीनरी। तो इनिशियल अलाउंस का रेट दिया ही सिर्फ किसके लिए हुआ है? तो फिर इनिशियल अलाउंस आपने पेपर में कैलकुलेट ही सिर्फ किस पे करना है? प्लांट एंड मशीनरी पे। लेकिन सेकंड हैंड पे या नए पे? नए पे। नए प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर आपने इनिशियल अलाउंस कैलकुलेट करना है, और वो कितने परसेंट? 25%। ओके। जी अभी सवाल मैं कराता हूं। जी सवाल लिखना शुरू करें। We purchase plant. We purchased plant on 22 June. We purchased plant on 22 June 2015. We purchased plant on 22 June 2015 for rupees 700। 700 रुपए का प्लांट मिल गया, पूरा प्लांट फॉर रुपीज 700। अच्छा जी 22 जून 2015 17। We sold the plant in February 2017। in February 2017 for rupees
50, 50 रुपए का, 4 रुपीज 50। चलिए जी, सवाल खत्म हुआ, आसान सा सवाल। डेट ऑफ परचेज गिवन, प्राइस गिवन, डेट ऑफ सेल गिवन, सेल प्रोसीड्स गिवन। चलें जी, सवाल शुरू करते हैं। सॉल्यूशन। देखें जी, इधर मेरे ख्याल से 2015, अच्छा ऐसे ही बनवा दें मुझे, 15, 16, 17। खरीदा किस दिन? 22 जून, डीओपी, डेट ऑफ परचेज। बेचा किस दिन? 30 जून 16 के साल में, 30 जून 17 के साल में। किस दिन? फरवरी। यहां पे कहीं पे क्या है? ये डेट ऑफ सेल। अच्छा जी, अब अकाउंटिंग नॉलेज आप भूल जाएं। अकाउंटिंग नॉलेज ये था कि नंबर ऑफ मंथ्स बेस पे डेप्रिसिएशन को पोर्शन करते थे। टैक्स में ऐसा नहीं करना। टैक्स में हमने ये करना है फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज व्हाइल नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ सेल। तो इस साल और इस साल हम पूरा डेप्रिशिएट करेंगे, और इस साल हम बिल्कुल भी डेप्रिशिएट, चाहे 30 जून को ही क्यों ना बिक रहा हो, फिर भी हम डेप्रिशिएट नहीं करेंगे। बेचने के साल में डेप्रिशिएट नहीं करना, और खरीदने के साल में पूरा साल डेप्रिशिएट करना है। ये आसान कैलकुलेशन हो गई जी। 2015 एंड 2016 की कैलकुलेशन में आपके सामने कर देता हूं, ठीक है? ओके चलें जी। डेट, डिस्क्रिप्शन, एसेट की वैल्यूज जी। डेट ऑफ परचेज बताएं। 22 जून 15। कॉस्ट 700। 30 जून 15। प्लांट के बारे में लिखे न्यू है या ओल्ड है? ये लिखा है प्लांट है। न्यू है या ओल्ड है लिखें। क्या एज्यूम करेंगे पेपर में? न्यू। न्यू क्या एज्यूम करेंगे? न्यू। फर्नीचर है, सेकंड हैंड है, प्लांट, व्हीकल है, बिल्डिंग है, अदर्स है। तो अदर्स है तो मींस न्यू प्लांट है। न्यू प्लांट है, पहले साल क्या करना है? 2 डेप्रिसिएशंस, और अगले साल फिर, और उससे अगले साल, और उससे अगले साल, हर साल नॉर्मल डेप्रिसिएशन। चलें जी, पहले साल 2 दफा डेप्रिशिएट करता हूं। पहले डेप्रिसिएशन का नाम, रेट पेज, किस पेज पे दिया हुआ था? पेज नंबर 134 जी। बोलें। 700 मल्टीप्लाइड बाय 25%, राउंड करके 175 जी। 525। 30 जून 15, ये डेट दोबारा लिखे। 30 जून 15, ये वाली डेप्रिसिएशन हो गई। अब कौन सी देनी है इसको? नॉर्मल डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन 525 इंटू, हाँ बिल्डिंग के लिए 10, कंप्यूटर के लिए 30, बाकी सबके लिए 15। पेज नंबर निकालें कौन सा जी? डिप्शन का रेट 79, 446। अब कब डेप्रिशिएट करें? 30 6 16। करना नहीं करना? क्यों करना है? पूरा साल इस्तेमाल हुआ है, पूरा साल इस्तेमाल। अच्छा जी, सिर्फ कौन सी डेप्रिसिएशन? दूसरे साल, और अगर तीसरे साल होता? अब इनिशियल अलाउंस खत्म। इनिशियल अलाउंस इनिशियल ईयर में दिया जाएगा बस। ये गवर्नमेंट खुश हुई है, इसको बेनिफिट दिया है इसने जी। डेप्रिसिएशन WDV मेथड है।
67। ये WDV किस दिन की है? 30 से 16 की WDV। चलें NOT कैसी कैलकुलेशन? आसान है मुश्किल है? आसान है। पहले साल कितने दफा डिप्रिशिएट करना था? 2 दफा। एक का नाम इनिशियल अलाउंस, दूसरे का नाम नॉर्मल एक्सपेंस। फिर अगले साल और उससे अगले साल जी। 15 और 16 में हमने कौन सी कैलकुलेशंस की हैं? डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन। लेकिन 17 में हमें इनिशियल अलाउंस में डेप्रिसिएशन है, लेकिन 17 में हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि एसेट बिक गया है। तो 2017 में क्या करेंगे? क्या लिखूं? टैक्स वालों के मुताबिक एसेट बेचने पे गेन आएगा या लॉस आएगा। टैक्स वालों के मुताबिक एसेट बेचने पे गेन आएगा या लॉस आएगा। इस गेन का नाम रखेंगे टैक्स गेन या टैक्स लॉस। जी, डिस्पोजल अकाउंट कैसे बनता था? एसेट यानी कॉस्ट, अकम रिडक्शन, कैश या इधर प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, कॉस्ट माइनस अकम रिडक्शन WDV। ठीक है, तो फिर फॉर्मूला क्या बना? कैश माइनस WDV इज इक्वल टू गेन लॉस। तो इसलिए टी अकाउंट पेपर में नहीं बनाना। कैश A माइनस बी नहीं होता था, कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट, तो कंसिडरेशन माइनस WDV। टैक्स वालों के मुताबिक WDV 30 जून 2016 की क्या है? 379। बिका कितने का? 50 का। ओहो, मैंने 500 लिखवाना था। चले खैर है, कोई मसला नहीं। 379। लॉस कितना आया? 329 का लॉस आ गया। इस लॉस का नाम किन के मुताबिक लॉस? टैक्स वालों के मुताबिक लॉस। इस लॉस का नाम है टैक्स लॉस, टैक्स वालों के मुताबिक लॉस। जी, WDV किस दिन की माइनस करनी है?
नहीं, असूल पूछ रहा हूँ, WDV किस दिन की माइनस करनी है? जिस साल बिका उस साल से जो पिछला साल है उसके आखिरी दिन की, क्योंकि बेचने के साल में डिप्रिशिएट नहीं करना। तो मेरे ख्याल से काम आसान हो गया, मुश्किल नहीं हुआ, आसान कैलकुलेशंस हो गई हैं ना, अपोर्शनमेंट करनी पड़ी है। पहले साल कितने दिन यूज हुआ था एसेट? पहले साल 8 दिन यूज हुआ था एसेट, लेकिन फिर भी हमने डेप्रिशिएट पूरे साल पे किया। जी भाई, पहले साल कितना टैक्स वालों के प्रॉफिट एंड लॉस में 175 प्लस 7, इसे कहते हैं बेनिफिट देना। गवर्नमेंट ने बेनिफिट दिया है, 2 दफा डेप्रिशिएट कर लो, लेकिन अगले सालों में सिर्फ 1 दफा डेप्रिशिएट करो। 2015 में 2 दफा डेप्रिशिएट किया है, 16 में 1 दफा डेप्रिशिएट किया। ओके जी, इसको न्यूमेरिकल के फेस के ऊपर हम पोस्ट करेंगे, कहां पर वो हम देखेंगे। ओके चलें जी, अगला सवाल लिखें। All data is same, all data is same but assume नहीं लिखना, but assume the asset is used 60% in business, but assume asset is used 60% in business, तो 40% पर्सनल यूज हो रहा हो। ओके, इसको मैं बाद में कराऊंगा, इस क्वेश्चन को मैं बाद में कराऊंगा। पहले ये जो हमने सारा लिखा है इसको किताब से पढ़ लें, पेज 132। Point 5. The WDV at the beginning of year shall be in the year of acquisition cost minus, देखें खरीदने के साल में WDV हमने कैसे निकाली है? कॉस्ट माइनस इनिशियल। खरीदने के साल में WDV ऐसे निकाली है, कॉस्ट माइनस इनिशियल लॉस। इन नेक्स्ट ईयर द कॉस्ट माइनस टोटल डेप्रिसिएशन इंक्लूडिंग इनिशियल लॉस। अगले साल कैसे निकाली है WDV? देखें इधर, इस साल खड़े होकर WDV कैसे निकाली है? कॉस्ट माइनस टोटल डेप्रिसिएशन। टोटल डेप्रिसिएशन को आप अकाउंटिंग की क्लास में क्या कहते थे? अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन। कॉस्ट माइनस अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन इंक्लूडिंग इनिशियल अलाउंस। अच्छा जी, किसी भी साल के एंड पे खड़े होकर WDV कैलकुलेट की जा सकती है, ये आपको अकाउंटिंग का नॉलेज है। अगर पहले साल के WDV पूछें तो वो होगी कॉस्ट माइनस, अगर दूसरे साल के एंड की WDV, पहले साल के एंड की WDV पूछें, ये शुरू की WDV है, एंड की WDV कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। अगर ये वाली WDV के बारे में फॉर्मूला पूछूं तो क्या बनेगा? कॉस्ट माइनस इनिशियल अलाउंस माइनस टोटल डेप्रिसिएशन। क्लियर? ओके, एक्सप्लेनेशन कल पढ़ेंगे। Point 8. On disposal of depreciable asset, no depreciation shall be allowed in the year of, ये देखे हमने 17 के साल में हमने डेप्रिशिएट in the year of, on disposal of depreciable, no depreciation shall be allowed in the year of disposal. अच्छा जी, पॉइंट बी पढ़िएगा। And if the consideration is less than WDV, yes,
यस बिल्कुल, यस यस यस, वॉच 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 वॉच, इफ द कंसिडरेशन इज लेस देन WDV तो द डिफरेंस शैल बी अलाउड एज डिडक्शन, डिफरेंस शैल बी अलाउड एज लॉस लिख लें, डिडक्शन अगर लफ्ज अच्छा नहीं लग रहा, डिफरेंस शैल बी अलाउड एज लॉस, डिफरेंस लॉस है। और अगर 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 द कंसिडरेशन इज ग्रेटर देन WDV, वो तो हमारे सवाल में नहीं है, फिर क्या होगा? पॉइंट ए पढ़े, चार्जेबल का क्या मुराद है? टैक्सेबल। तो पॉइंट 5 और 8 के आपने लेफ्ट पे क्या लिखा? रेफर एग्जाम्पल 1 इन माई नोट्स, माई नोट्स अब ढूंढिएगा आखिरी दिन कहाँ है। रेफर एग्जाम्पल 1 इन माई नोट्स, अगर किताब पे एग्जाम्पल नोट किया तो किताब के सफ़े का रेफरेंस दे दें, खाली सफ़ा तो भी कोई रेफरेंस दे दें, रेफर खाली सफ़ा एट द स्टार्ट ऑफ चैप्टर, कुछ रेफरेंस दे दें, जहां भी नोट किया वहां का रेफरेंस दे दें। कैसी लगी डेप्रिसिएशन? आसान जी। अब क्या मसला है बताएं, क्या मसला क्या आपको बताएं कि एसेट, अगला सवाल शुरू करते हैं ना, क्वेश्चन 2 परेशान हो जाते हैं। एसेट कितने परसेंट यूज हो रहा है बिजनेस में? 60%। 60% तो फिर 40% पर्सनल यूज हो रहा है। आपको तो सारा दोबारा नोट करना पड़ेगा, लेकिन मैं तो इसी डेटे को अमेंड कर दूंगा। ओके, आप सारा दोबारा नोट करेंगे। जी, अटेंटिव रहने आप। व्हाट इज टोटल डेप्रिसिएशन फॉर 1 year? व्हाट इज टोटल डेप्रिसिएशन फॉर 2nd year? इसमें से 60% अलाउड और 40%, वजह बताएं, वजह बताएं, वजह बताएं। क्योंकि ये और ये अलाउड और ये नॉट अलाउड। चलें जी, 79 पे 60% लगाएं। 47। अब 79 माइनस 47 32। 67 पे 60% लगाएं। और माइनस 40 20। इनिशियल अलाउंस पूरा अलाउ होगा, उसमें कोई मसला नहीं है। लॉ में ना लॉजिक पे नहीं जाते, जो लॉ बेनिफिट दे रहा होता है बस चुप करके ले लेते हैं। नोट करें 2015 एंड 16 सारा दोबारा नोट करें। फिर गेन लॉस मैं निकालूंगा, प्लीज प्रैक्टिस होगी ना, सारा दोबारा नोट करें। पता नहीं व्हाइट बोर्ड पे देख के क्यों नोट कर रहे हैं, कोई चीज से समझ नहीं आई थी इसलिए व्हाइट बोर्ड पे देख रहे हैं। पहले वाली कॉलम खुद ही बना लें दोबारा, फिर पहले वाले कॉलम को स्प्लिट कर दें अलाउड और नॉट अलाउड में।
जी, लॉ में लिखा है कि सिर्फ डेप्रिसिएशन को पोर्शन करना है और इनिशियल अलाउंस को पोर्शन नहीं करना। पढ़ें। पॉइंट नंबर 3 और 6, पेज 132, पेज 132। Where an asset is used partly in deriving income from business and partly for another use, the depreciation will be allowed on the depreciation, initial allowance नहीं, सिर्फ क्या अलाउ होगा प्रोपोर्शनेट बेस पे? डेप्रिसिएशन। ओके, आखिरी बात, अब हमने क्या निकालना है? बोले 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 बोले, हमने अब क्या निकालना है? गेन और लॉस। जी, कितने का बेचा? 50 का बेचा। यहां थोड़ी अजीब सी चीज होने लगी है, अब आपकी टेंशन चाहिए बहुत ज्यादा। लेस टैक्स वालों की WDV कितनी है भाई? 379। लेकिन यहां पे आपने इसमें एडजस्टमेंट्स करनी है। अकाउंटिंग से कभी कंपेयर ना कीजिएगा टैक्स को। एड बैक, डिडक्शंस नॉट अलाउड, ऐड करेंगे, डिडक्शंस नॉट अलाउड। 2015, 2016, 32 और 27। जी कितना? 438, 388। इट इज कॉल्ड एज टैक्स लॉस। बेचने वाले साल में आपने डिडक्शंस नॉट अलाउड को क्या कर देने? ऐड कर देने। वजह सुन लें, फिर नोट कर लीजिएगा, वजह सुन लें। असल में लॉ मेकर ये कह रहे हैं, कहते हैं कि डेप्रिसिएशन तो तुमने पूरी माइनस कर दी, इधर भी पूरी माइनस कर दी, तो इस 379 तक पहुंचते हुए तो पूरी डेप्रिसिएशन माइनस हो चुकी हुई है। कहता है ये तो गड़बड़ हो गई। इस 379 तक पहुंचते हुए कितनी डेप्रिसिएशन माइनस हो चुकी है? पूरी। नजर मार लें, यहां 100% है, ये 100% है। यहां तक पहुंचते हुए पूरी डेप्रिसिएशन माइनस हो चुकी हुई है। अगर यहां तक पहुंचते हुए पूरी डेप्रिसिएशन माइनस हो चुकी हुई है तो कहते हैं कुछ डेप्रिसिएशन तो मेरा इरादा ही नहीं था माइनस करने का, तो वो भी माइनस हो चुकी हुई है। ओहो, 379 तक पहुंचते हुए ये दोनों भी माइनस हो चुके हैं, हालांकि ये डेप्रिसिएशन तो बिजनेस की है ही नहीं। तो इसको रिवर्स कर दो। रिवर्स करने का क्या तरीका? यहां तक पहुंचते हुए ये दोनों फिगर्स में पड़ा हुआ ये वाला पोर्शन क्या हो चुका है? लेस हो चुका है। इसको सही करने के लिए ऐड कर दो। बस ये लॉजिक याद नहीं रखनी लॉ में, इस लॉजिक को भूल जाए। लॉ में बस रूल फॉलो करते हैं। 183 लॉजिक क्या है? 184 वाला क्यों नहीं रेजिडेंट? ना 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 ना, लॉजिक लॉ में याद नहीं रखनी होती। करें नोट। ऊपर लिख लें, अजीब सा काम।
यहाँ लिखे अजीब सा काम है, अजीब बिल्कुल इलॉजिकल, पता नहीं टैक्स वाले क्या 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 अपनी अपनी साइंसें इन्होंने मारी हुई है। लिखे ऊपर अजीब सा काम लिखे। जी जी जब हम रेगुलर यूज कर रहे हैं तो कितना एक्सपेंस वाले। हाँ ओके, अब आप मुझे ये बता दें, ये पॉइंट पढ़ के ये बातें कहाँ लिखी हुई हैं, अजीब सी बातें। आए पेज 132 पे, नहीं 3 और 6 में पहले दूसरा बुलेट पढ़ लें। The WDV of asset shall be computed assuming asset is wholly used for business. देखें WDV is calculated assuming asset is wholly used in business. अच्छा पता है रिस्क क्या था, कुछ लोग गड़बड़ करते हैं, देखें 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 वो पता है ओवर एफिशिएंट बनते हैं। 525 ज़रब 15% ज़रब 60% यही लगा देते हैं, फिर यहां आता है 47, फिर एसेट पूरा वाला पड़ा होता है, डेफिशिएंट 60 वाले की पड़ी होती है, वो फिर ब्लंडर हो जाता है। इसलिए लॉ में करने का एक एहतियात मैं बता दूं आपको। एहतियात क्या एहतियात? WDV बोले बोले सर, WDV shall be computed assuming asset is wholly used in business। आपको पता है ये कैलकुलेशन करते हुए हमने 100 वाली फिगर्स माइनस की हैं। ये कैलकुलेशन करते हुए एहतियात करनी है वरना गड़बड़ हो जाएगी। ओके, ये एहतियात आप कर रहे थे, वो उसने लिख भी दी। बेचने वाले साल में क्या करने पड़ लें? अजीब सी बात, ये अजीब सी बात है। पॉइंट 9, where an asset is used partly in deriving income from business and partly for another use, WDV of the asset at the time of disposal shall be बढ़ा। देखें 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 देखें, the WDV of the asset at the time of disposal shall be बढ़ा, shall be बढ़ा by what? Shall be बढ़ा by deduction not allowed। बस ये अजीब सी बात उसने खुद ही लिखी है, मैंने नहीं की। तो where an asset is partly used for business and partly for another purpose, the WDV at the time of disposal shall be बढ़ा by the amount of deduction not allowed in previous year। ठीक है जी, इसके ऊपर यहां लिखें 22 का 9